मेरे शब्दों पर गौर करना, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर उन्हें अपने मन में नहीं बैठा लोगे तो ये निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारा रात भर जाग कर मेरे लिए मेहनत करना बेकार हो जाएगा। इतना कहने के बाद उसने अपनी बेतरतीब घनी भौहों के भीतर से मुझे घूर कर देखा और धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला, मैं संपत्ति की राह तब ढूंढ पाया जब मैंने ये तय किया कि जो भी मैं कमाऊंगा उसका एक हिस्सा केवल और केवल मेरे लिए बचत के रूप में सुरक्षित रहेगा, और यही तुम्हें भी करना है। इसके बाद वो मुझे लगातार घूरता ही रहा और मैं ये महसूस करने लगा मानो उसकी आंखें मुझ में छेद कर देंगी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा, बस इतना ही। उसने जवाब दिया, एक भेड़ चराने वाले को उधार देने वाला साहूकार में तब्दील करने के लिए इतना ही काफी है। इस पर मैंने कहा, लेकिन मैं जो कुछ भी कमाऊं वो सब अपने लिए बचाकर सुरक्षित रखूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसने जवाब दिया, जो तुम कमाओगे क्या उसमें से तुम्हारे लिए कपड़े बनाने वाले को नहीं दोगे? तुम्हारे लिए जूते बनाने वाले को भुगतान नहीं करोगे? खाओगे तो उसके लिए पैसे नहीं चुकाओगे? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च किए रह पाओगे? पिछले महीने जो तुमने कमाया उसका क्या किया, या जो तुमने बीते सालों में कमाया वो कहां गया? मूर्ख, तुम हर किसी को भुगतान करते हो सिवा खुद को देने के। दुखी आत्मा, तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे बेहतर तो ये है कि गुलाम बन जाओ और अपने मालिक के लिए काम करो, जो बदले में तुम्हें खाने और पहनने को देगा। अगर तुमने अपनी कमाई का 1/10 यानी 10वां हिस्सा भी बचाया होता तो सोचो कि 10 साल में तुम्हारी कितनी बचत हुई होती। आंकड़ों को लेकर मेरी जानकारी ने मुझे हताश नहीं होने दिया और मैंने उसका जवाब दिया, साल भर में मैं जितना कमाता हूँ कम से कम उतना तो बचाया ही होता। उसने प्रतिक्रिया में कहा, सही कहा, लेकिन आधा सच। सोने का हर टुकड़ा जो तुमने बचाया होता आज वो तुम्हारे लिए काम करने वाले गुलाम की तरह होता। उससे जो भी तांबा कमाया जाता वो उसके बच्चे के समान होता और वो भी तुम्हारे लिए कमा रहा होता। अगर तुम रईस हो चुके होते तो जो कुछ भी तुमने बचाया होता वो तुम्हारे लिए कमा रहा होता और उससे पैदा होने वाला बच्चा भी निश्चित रूप से कमाई कर रहा होता। वो सब मिलाकर इतना ज्यादा होता जो तुम्हारी सोच से कहीं आगे पहुंच चुका होता। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम सोच रहे होगे कि इस तरह की बातें करके मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले धोखेबाजी जैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी मेहनत के बदले 1000 गुना ज्यादा चुका रहा हूँ, बशर्ते जो सच्चाई मैं बयां कर रहा हूँ उसे समझ पाने की तुम्हारे पास क्षमता हो। तुम चाहे जितना भी कमाओ, लेकिन उसका एक हिस्सा तुम्हें अपने लिए जरूर बचाना चाहिए। तुम चाहे जितना ज्यादा कमाओ या चाहे जितना कम कमाओ, बचत का वो हिस्सा तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर होना चाहिए। इससे आगे तुम चाहे जितना बचाना चाहो, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। पहले खुद को भुगतान करो। कपड़े वाले या जूते वाले पर अनावश्यक खर्च मत करो और खाने व दान और खुदा की खिदमत के लिए खर्च करने के बाद भी तुम पाओगे कि तुम्हारे पास काफी पैसा बच जाएगा। संपत्ति पेड़ की तरह होती है जो एक छोटे से बीज से आकार लेता है। पहला तांबा जो तुम बचाओगे वो संपत्ति के विशाल पेड़ के बीज की तरह काम करेगा और बढ़ेगा। जितनी जल्दी तुम वो पेड़ लगा लोगे उतनी जल्दी वो बढ़ना शुरू कर देगा, और जितनी ईमानदारी से तुम उसका पालन पोषण करोगे, समय पर पानी खाद दोगे जो कि नियमित बचत के रूप में होगी, वो पेड़ उतनी जल्दी बड़ा होकर तुम्हें छाया देने वाला बन जाएगा, जिसकी छांव में तुम खुद को संतुष्ट महसूस कर पाओगे। इतना कहने के बाद उसने अपना रिकॉर्ड उठाया और चलता बना। उसके जाने के बाद मैंने उसकी कही बातों पर काफी सोच विचार किया और मुझे उसकी बातें तार्किक लगीं।
इसलिए मैंने तय किया कि मैं भी एक बार उस पर अमल करके देखूंगा। इसके बाद जब भी मुझे पैसे मिलते तो उसका 10वां हिस्सा निकालकर मैं छिपा देता। और हैरत की बात यह है कि उस समय के बाद से कभी भी मैं पैसे को लेकर तंगी में नहीं रहा। मैं इस दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा अंतर महसूस करने लगा, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास पैसा बढ़ने लगा मैंने महसूस किया कि अक्सर अपने पास जमा पूंजी को देखकर मैं उसे खर्च करने के लिए लालायित हो उठता। मैं सोचता कि फिनिशिया से कारोबारियों ने ऊंट पर रखकर कुछ बेहतरीन चीजें बाजार में ला रखी हैं, चलकर वे खरीद लूं। लेकिन मैंने बुद्धिमानी से उन सब विचारों पर विराम लगा दिया। 12वें महीने में अल्कमिश एक बार फिर लौटा और मेरे पास आया तथा बोला, बेटे क्या तुमने साल भर के दौरान खुद को कमाई का 10वां हिस्सा रकम देना शुरू किया? मैंने गर्व से जवाब दिया, हाँ मालिक, मैंने वैसा ही किया। उसने मुझे शाबाशी देते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा किया, पर तुमने उस पैसे का क्या किया? मैंने जवाब दिया, मैंने वो सारा पैसा ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिया है। उसने कहा है कि वो समुद्र के उस पार टायर जाएगा और वहां से मेरे लिए बेशकीमती फिनिशियन गहने खरीद कर लाएगा। उसके लौटने पर हम उसे यहाँ ऊंची कीमत पर बेचेंगे और उससे होने वाली कमाई आधी बांट लेंगे। इतना सुनते ही वो भड़क उठा और बोला, हर बेवकूफ को सीखना चाहिए, लेकिन गहनों के मामले में ईंट बनाने वाला क्या जानता होगा? क्या तुम सितारों के बारे में जानने के लिए रोटी बनाने वाले के पास जाओगे? मेरी निम्न बुद्धि के मुताबिक भी तुम ऐसा नहीं करोगे, बल्कि अगर तुम्हारे पास सोचने की क्षमता होगी तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। तुम्हारी बचत नष्ट हो गई नौजवान, तुमने अपनी संपत्ति के पेड़ को जड़ से उखाड़ डाला। लेकिन अब दूसरा पेड़ लगाओ, दोबारा प्रयास करो और अगली बार अगर तुम्हें गहनों के बारे में राय लेनी हो तो किसी गहने के कारोबारी के पास जाना। अगर तुम भेड़ों के बारे में जानना चाहो तो चरवाहे के पास जाना। सलाह ऐसी चीज है जो मुफ्त में दी जाती है, लेकिन इतना गौर करो कि केवल काम की बातें ही तुम्हें हासिल हों। बचत के मामले में अगर कोई किसी अनाड़ी से सलाह लेगा तो वो उसकी राय पर अमल करके अपनी थोड़ी बहुत बचत भी गंवा बैठेगा। इतना कहकर वो चला गया और वैसा ही हुआ जैसा कि उसने कहा था। फिनिशियन धूर्त थे और उन्होंने अजमूर को बेकार के शीशे के टुकड़ों को बेशकीमती पत्थर बताकर बेच डाला। लेकिन जैसी कि अल्कमिश ने मुझे सलाह दी थी, मैंने एक बार फिर रकम जोड़नी शुरू कर दी। अब तक ये मेरी आदत भी हो चुकी थी और अब मुझे इसमें जरा भी दिक्कत महसूस नहीं होती थी। एक बार फिर 12 महीने बाद अल्कमिश मुंशियों के कमरे पर पहुंचा और मुझसे बोला, पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब से लेकर अब तक कितना आगे बढ़े? मैंने जवाब दिया, मैंने खुद को ईमानदारी से पगार दी और बचत को ढाल बनाने वाले अक्कर को देकर उससे कांसा खरीद लिया। उस कांसे से हर चौथे महीने मुझे किराया मिलता है। ये तो बहुत ही अच्छा रहा। और जो किराया मिला उससे तुमने क्या किया? उससे मैंने बढ़िया खाना खाया, शहद और शानदार शराब पी और केक खाया। साथ ही मैंने लाल रंग की ट्यूनिक पोशाक खरीदी और किसी दिन मैं एक युवा गधा खरीदूंगा ताकि आराम से सफर कर सकूं। इस पर अल्कमिश हंस पड़ा और बोला, तुमने अपनी बचत से पैदा हुए बच्चे को खा डाला। ऐसे में तुम ये अपेक्षा कैसे करोगे कि वे तुम्हारे लिए काम करें? और आगे उनके बच्चे कैसे पनपेंगे और तुम्हारे लिए कैसे काम कर पाएंगे? पहले सोने के गुलामों की फौज तैयार कर लो और तब जब रईस दरबार तैयार कर लो तब बिना किसी मलाल के आनंद उठाओ। इतना कहकर वो फिर चला गया। इसके बाद मैंने अगले 2 साल तक उसे नहीं देखा। जब वो लौटा तो उसके चेहरे पर झुर्रियां और गहरी हो चुकी थी और आंखें धंस गई थीं। साफ था कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। इस बार उसने मुझसे कहा, अकाड, क्या तुम संपत्ति को लेकर वहां तक पहुंचे जिसका ख्वाब तुमने देखा था?
और मैंने जवाब दिया, अब तक तो वहां नहीं पहुंच सका हूं जहां तक पहुंचने की तमन्ना थी, लेकिन कुछ तो मैं हासिल कर ही चुका हूं और मेरी कमाई मुझे और कमाकर भी दे रही है। और क्या अब भी तुम ईंट बनाने वालों की सलाह लेते हो? मैंने जवाब दिया, ईंट बनाने के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं। उसने आगे कहा, अकार्ड, तुमने अपना पाठ अच्छे से समझ लिया है। तुमने पहले जितना कमाया उसमें भी कम से कम में काम चलाना सीखा। फिर तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो अपने अपने फन में माहिर थे, और अंत में तुमने सीखा कि तुम्हारा सोना तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। तुमने खुद ही ये सीखा कि धन कैसे हासिल किया जाए, कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अब तुम एक जिम्मेदार हैसियत के लायक बन चुके हो। मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे बच्चे केवल और केवल खर्च करने के बारे में ही सोचते हैं और कमाने को लेकर जरा भी विचार नहीं करते। मैंने कई जगह पैसा लगा रखा है और मुझे लगता है कि शायद उनकी देखरेख मैं ना कर पाऊं। अगर तुम निप्पुर जाकर मेरी जमीन की देखरेख करो तो मैं तुम्हें अपना साझेदार बना सकता हूं और मेरी संपत्ति में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। इसलिए मैं निप्पुर चला गया और वहां पर उनकी संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा संभाल लिया। वे संपत्तियां बहुत ज्यादा थीं और चूंकि मैं बेहद महत्वाकांक्षी था और मैंने संपत्ति से संबंधित 3 नियमों पर अपनी पकड़ बना ली थी, इसलिए मेरे पास वो क्षमता थी कि मैं उनकी संपत्तियों को और बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। इस तरह मेरा भी विकास हुआ और जब अल्कमिश का इंतकाल हुआ, मैं तब भी कानून के अनुसार उनकी संपत्ति का साझेदार था, जैसा कि वे तय करके गए थे। इस तरह अकार्ड ने अपनी बात खत्म की। उसकी कहानी सुनकर उसके एक दोस्त ने कहा, तुम वाकई खुशकिस्मत थे कि अल्कमिश ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। खुशकिस्मत मैं केवल इसलिए बन सका क्योंकि खुशहाल होने की तमन्ना मेरे अंदर थी और वो उनसे मिलने से काफी पहले से बनी हुई थी। अगर 4 साल तक मैंने अपनी निरंतरता साबित ना की होती और अपनी कमाई के 10वें हिस्से को ना बचाया होता तो कहानी कुछ और ही होती। क्या आप उस मछुआरे को खुशकिस्मत कहेंगे जिसने बरसों का समय मछलियों की आदत को समझने में लगाया हो कि हवा के रुख के बदलाव के साथ ही उनके तैरने की दिशा भी बदल जाती है, और ये सीखने के बाद उसने उसी तरीके से उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो। अवसर एक ढीठ देवी है जो आधी अधूरी तैयारी वालों के पास अपना जरा भी समय बर्बाद नहीं करती। एक अन्य दोस्त ने कहा, तुम्हारे पास मजबूत इच्छा शक्ति भी थी कि पहले ही साल अपनी बचत गंवाने के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारी। इस तरीके से तुम असाधारण हो। अकार्ड ने प्रतिक्रियावश कहा, इच्छा शक्ति ये बकवास है। क्या तुम सोचते हो कि इच्छा शक्ति किसी इंसान को वो ताकत दे सकती है कि वो इतना वजन उठा सके जितनी की एक ऊंट की भी क्षमता नहीं है, या किसी सांड की वजन खींचने की क्षमता से ज्यादा वजन खींच सकता है कोई? इच्छा शक्ति का महत्व है, लेकिन महज इतना कि जो काम आपने हाथ में लिया उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही आप दम लें। अगर मैंने किसी काम को अपने हाथ में लिया तो वो भले ही कितना भी छोटा काम हो, मैं उसे पूरा करने तक उसके साथ रहता हूं। अगर ऐसा ना होता तो अहम चीजों को हाथ में लेने का आत्मविश्वास मेरे अंदर कहां से आता? अगर मैंने खुद से ये कहा कि अगले 100 दिनों तक मैं शहर के पुल पर से गुजरूंगा और हर बार सड़क किनारे से एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा। अगर 7वें दिन ही मैं पुल पर से गुजरा और अपना काम भूल गया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले दिन मैं 2 पत्थर उठाकर फेंकूंगा। मैं अपनी भूल सुधारते हुए वापस पुल पर जाऊंगा और एक पत्थर उठाकर नदी में फेंककर आगे बढ़ जाऊंगा। ना मैं ऐसा करूंगा कि 21वें दिन मैं खुद से कहूं कि अकार्ड
ये बेकार का काम है। हर दिन एक पत्थर नदी में फेंकने से अब तक तुम्हें क्या हासिल हुआ है? इससे तो बेहतर है कि एक बार में ही सारे पत्थर उठाकर नदी में फेंक डालो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना कहूंगा। जब मैंने अपने लिए एक काम चुन लिया तो मैं उसे पूरा करूंगा। इसलिए मैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले सतर्क रहता हूँ। कठिन और अव्यवहारिक कामों को हाथ लगाने से बचता हूँ, क्योंकि मुझे आराम करना भी पसंद है। और फिर एक अन्य साथी ने अपनी बात रखते हुए कहा, तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है, और चूंकि तुमने कहा है तो वो तार्किक लगता भी है, तो ऐसा करना इतना सरल है कि अगर सभी ऐसा करने लगें तब तो संपत्ति लोगों के पास इकट्ठा हो जाएगी और उसका आदान प्रदान एवं लेन देन भी घट जाएगा। इस पर अकार्ड ने जवाब दिया, जहां भी इंसान ऊर्जा लगाता है संपत्ति वहीं विकास करने लगती है। अगर एक अमीर आदमी नया महल बनवाता है तो क्या उसका सोना चला जाता है या खत्म हो जाता है? नहीं, सोने का कुछ हिस्सा ईंट बनाने वाले के पास जाता है, कुछ मजदूरों के हिस्से आता है और कलाकारों के पास भी तो कुछ सोना जाएगा ही। फिर जब महल बनकर खड़ा होता है तो क्या उसकी कीमत नहीं होती? जिस जमीन पर वो महल बनाया जाता है क्या उसकी कीमत नहीं होती? इन सब की कीमत कहीं ज्यादा होती है और महल के आसपास की जमीन की कीमत भी महल की वजह से बढ़ जाती है। संपत्ति जादुई तरीके से बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति इसकी क्षमता का आकलन नहीं कर सकता। फिनिशियनों के बारे में सोचो कि क्या उन्होंने बंजर जमीन पर शानदार शहर नहीं खड़ा कर लिया? ये सब केवल उनके व्यापारिक जहाजों के जरिए लाई गई संपत्ति से ही तो संभव हो पाया। उसके एक और दोस्त ने पूछा, तो तुम हम सबको क्या सलाह देना चाहोगे ताकि हम भी अमीर बन सकें? इतने साल गुजर गए, हम अब जवान भी नहीं रहे और हम ज्यादा धन जोड़ भी नहीं पाए। अकार्ड ने कहा, मैं आप लोगों को अब भी वही सलाह दूंगा कि अल्कमिश की कही बात माने और खुद से ये बात कहें, मैं जो कमाऊंगा उसका एक हिस्सा अपने लिए बचाऊंगा। ये बात अपने आप से सुबह उठते ही कहें, फिर दोपहर में दोहराएं, रात में सोते समय बोलें, अगले दिन से हर घंटे ये बात दोहराएं। ये बात तब तक दोहराएं जब तक कि ये वाक्य आपको बड़े बड़े अक्षरों में आकाश पर लिखा हुआ ना दिखने लग जाए। इस विचार से खुद को प्रभावित करें, इस सोच से अपने आप को तरबतर कर लें। फिर कमाई का जो भी हिस्सा आपको दुरुस्त लगे वो बचाना शुरू कर दें। किसी भी स्थिति में ये कमाई के 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए और इसे अनवरत जारी रखें। जरूरी लगे तो अपने खर्चों को घटाने का प्रयास करें, लेकिन उस हिस्से को पहले ही अलग कर लें। जल्दी ही आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर किस कदर अमीरों वाली भावना आने लगेगी। जब आप उस खजाने की तरफ देखेंगे जिसके कि आप अकेले मालिक हैं, खजाना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको प्रेरित करेगा। जीवन में एक नई तरह की उमंग से आप रोमांचित महसूस करेंगे। आप और कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। आपकी बढ़ी हुई आमदनी में से क्या उतना ही निश्चित फीसद बचत का हिस्सा ज्यादा नहीं होगा आपके पास बचत के लिए? इसके बाद उस खजाने को आपके लिए काम करने वाला बनाना सीखना होगा। उसे अपना गुलाम बनाना है आपको। उसके बच्चों और उसके बच्चों के बच्चों को भी अपने लिए काम करने लायक बनाइए। उस संपत्ति से अपने भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। बुजुर्गों को देखिए और मत भूलिए कि आने वाले दिनों में आप भी उन्हीं में गिने जाएंगे। इसलिए अपने खजाने का निवेश अतिरिक्त सतर्कता के साथ करें ताकि ये खोने ना पाए। अत्यधिक ब्याज दर के आधार पर आमदनी कराने वाली योजनाओं से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ये हमेशा धोखा देने की नीयत से लाई जाती हैं। ऐसी योजनाओं के झांसे में ना आएं, नहीं तो आपकी गाढ़ी कमाई
एक झटके में गायब हो सकती है और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। अपने परिवार के लिए भी एक निश्चित रकम सुनिश्चित करें, क्योंकि ईश्वर ने आप पर उनका हक दे रखा है और आपका उनकी देखरेख का जिम्मा है। उनकी देखरेख के लिए ये हमेशा संभव है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि उन्हें एक निश्चित रकम समय समय पर मिल जाए। इसलिए समझदार इंसान कभी भी इस उम्मीद में नहीं रहता कि जब खजाना विशाल काय हो जाए तभी वो उसमें से अपने परिवार के खर्च जैसे बुद्धिमानी भरे उद्देश्य के लिए पैसा निकाले। हमेशा बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। उन लोगों से सलाह लें जिनका रोज का काम ही पैसे को संभालने का हो। उन्हें मौका दें कि वे आपको किसी भी गलती से बचाएं, जैसी कि मैंने अपने मामले में की थी। और शुरू में मैंने गलत फैसला करते हुए अपना पैसा ईंट बनाने वाले अजमूर को सौंप दिया था और मेरा वो पैसा डूब गया था। छोटा रिटर्न और वो भी धन को सुरक्षित रखते हुए पाना जोखिम भरे निवेश से लाख गुना बेहतर उपाय है। आप इस दुनिया में हैं तो अपने जीवन में आनंद उठाइए। खुद पर ज्यादा तनाव हावी ना होने दें और ना ही ज्यादा बचत का प्रयास करें। अगर आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी बचा लेते हैं तो आप आराम से रह सकते हैं और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपनी आमदनी के अनुसार ही जीवन की आदत डालनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कंजूसी से खर्च करना चाहिए। फिर आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन आनंदमय है और आपके पास हर वो चीज है जो आपको खुशी दे सकती है तथा आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। अकार्ड की बात खत्म होने के बाद उसके दोस्तों ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। कुछ शांत थे क्योंकि उनके पास किसी तरह की कल्पनाशीलता नहीं थी और वे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए थे। कुछ अकार्ड की बातों का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि अमीर होने के चलते अकार्ड को अपने बदकिस्मत दोस्तों के बीच भी कुछ पैसा बांटना चाहिए था। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में एक नई चमक नजर आ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अल्कमिश हमेशा से मुंशियों के कमरे की तरफ जरूर जाता था क्योंकि वो एक आदमी को देखता था वहां काम करते हुए जो अपने अंधेरे जीवन को उजाले की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत था और मेहनत कर रहा था। जब उस आदमी ने रोशनी पा ली तो एक खूबसूरत जगह उसका इंतजार कर रही थी। उसने जो जगह हासिल की उसे कोई दूसरा नहीं दिला सकता था क्योंकि उस जगह पहुंचने के लिए मेहनत उसे खुद करनी थी और इस क्रम में उसे अपनी समझ भी बढ़ानी थी और अनुभव भी। इस तरह से उसे अवसर के लिए तैयार होना था। अकार्ड के ये समझदार दोस्त आने वाले सालों में समय समय पर उससे मिलने के लिए जाते रहे और अकार्ड खुशी खुशी उनका स्वागत करता रहा। वो उन्हें समझाता और उन्हें जरूरी सलाह भी देता क्योंकि उसके जैसे जबरदस्त अनुभव वाले इंसान को सलाह बांटने में खुशी महसूस होती थी। उसने उन लोगों की बचत का निवेश ऐसी योजनाओं में कराया जिससे उन्हें अच्छा ब्याज मिलता था और इससे भी बड़ी बात ये कि उनका पैसा सुरक्षित रहता था। उसने अपने दोस्तों को ऐसे बहकावे से दूर रखा जिसमें फंसकर वे अपनी पूंजी को गंवा बैठते। उन लोगों के जीवन में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने एक दिन उस सच्चाई को महसूस किया जो अल्कमिश से अकार्ड तक और अब अकार्ड से उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। अपनी कमाई का एक हिस्सा आपको बचाना ही है। बेबीलोन का वैभव स्थिर था। सदियों से उसकी ख्याति दुनिया भर के अमीर शहरों में हमारे सामने आती रही है। एक ऐसा शहर जिसके पास शानदार खजाना था। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी वहां के लोगों की अक्लमंदी का परिणाम थी। उन्होंने पहले ये सीखा कि वे कैसे संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। बेबीलोन का योग्य और दयालु राजा सारकॉन जब अपने शत्रु एलामाइटस को हराकर वापस अपने देश लौटा तो उसका सामना बेहद गंभीर हालात से हुआ।
शाही चांसलर ने बादशाह को कुछ इस तरह से हालात बयां किए। महामहिम, आपकी दूरदर्शिता के चलते सिंचाई के लिए नहर बनवाने और ईश्वर के मंदिर का निर्माण कराने के चलते हमारे लोगों को जो बरसों की ऐतिहासिक खुशहाली मिली थी, उसे आगे भी बरकरार रखने के लिए कुछ नए विचारों की जरूरत है, क्योंकि ये काम पूरे हो चुके हैं और लोगों के पास काम नहीं बचा है कि वे उससे कमाकर अपना गुजारा कर सके। मजदूरों के पास रोजगार नहीं बचा है, कारोबारियों के पास बेहद कम ग्राहक पहुंच रहे हैं, किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, लोगों के पास इतना सोना नहीं बचा है कि वे भोजन खरीद सके। ये सुनकर बादशाह ने पूछा, लेकिन वो सारा सोना चला कहाँ गया जो हमने तमाम सुधारात्मक चीजों पर खर्च किया था? चांसलर ने कहा, मुझे आशंका है कि सोने ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। हो सकता है कि हमारे शहर के कुछ अमीरों ने उसे अपने पास दबा रखा हो। ये भी हो सकता है कि सोना लोगों के हाथ से उसी तरह छन कर निकल गया हो जैसे बकरी का दूध छलनी से छनकर किसी बर्तन में पहुंच जाता है। क्योंकि सोने का बहाव रुक गया है, अतः हमारे ज्यादातर लोगों के पास कमाई दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। बादशाह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने फिर पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि कुछ लोगों के पास सारा सोना पहुंच गया? चांसलर ने कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। किसी इंसान की सफलता की निंदा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जानता है कि कैसे सफल होना है। ना ही इसे न्याय कहा जाएगा कि अगर किसी ने ईमानदारी से धन कमाया है तो उससे उसका धन वापस ले लिया जाए, ताकि उसे कम क्षमतावान लोगों में बांट दिया जाए। बादशाह ने इच्छा जताई, लेकिन क्यों सभी लोगों को सोना जुटाने की कला नहीं सिखाई जा सकती, ताकि वे खुद ही अमीर बन सकें और खुशहाल रह सकें? शायद संभव हो, बादशाह सलामत, लेकिन कौन उन्हें सिखाएगा? निश्चित रूप से मौलवी इस काबिल नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही धन कमाने की कला का पता नहीं होता। बादशाह ने पूछा, तो फिर हमारे शहर में कौन सबसे योग्य अमीर है जो लोगों को अमीर बनाने की कला सिखा सकता है? चांसलर, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है बादशाह सलामत। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो होगा वो ही इस काबिल होगा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे काबिल चांसलर, वो केवल अकाड ही हो सकता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी वो ही है। कल उसे हमारे सामने पेश करो। अगले दिन जैसा कि बादशाह ने आदेश दिया, अकाड उनके सामने हाजिर हुआ। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसके चेहरे पर तेज साफ झलक रहा था। हालांकि उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास रही होगी। बादशाह ने कहा, अकाड, क्या ये सच है कि तुम ही बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? ऐसा कहा जा सकता है बादशाह सलामत, और इस पर कोई विवाद या आपत्ति भी नहीं है। तुम इतने अमीर कैसे बने? हमारे बेहतरीन शहर में जो अवसर समस्त जनता के लिए उपलब्ध है, उनका लाभ उठाते हुए मुझे ये हैसियत हासिल हुई है। तुम्हारे पास तो शुरू करने के लिए भी कुछ नहीं था, केवल दौलत इकट्ठा करने की अदम्य इच्छा के बल पर। इसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास। बादशाह ने कहा, अकाड, हमारा शहर बेहद निराश हालत में है, क्योंकि कुछ लोग ही जानते हैं कि दौलत कैसे इकट्ठा की जा सकती है और उस पर एकाधिकार कैसे कायम हो सकता है, जबकि हमारे नागरिकों की बड़ी संख्या के पास इसकी तालीम नहीं है कि जो सोना वे हासिल कर सकते हैं उसे कैसे बचाकर रखें। मेरी ये इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे रईस शहर बन जाए, इसलिए इस शहर को अमीरों का शहर होना पड़ेगा। इसलिए हमें सभी नागरिकों को ये सिखाना पड़ेगा कि वे कैसे अमीर बन सकें। मुझे बताओ अकाड कि क्या दौलत इकट्ठा करने का कोई गुप्त तरीका भी है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? बादशाह सलामत, ये एक व्यवहारिक ज्ञान है। एक आदमी जो इसके बारे में जानता है वो दूसरों को भी सिखा सकता है। बादशाह की आंखें चमक उठीं। अकाड, तुमने वो बात कह दी जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम के लिए अपना कीमती समय दे सकोगे? क्या तुम इसकी तालीम मदरसों के मौलवियों को दोगे, ताकि वे दूसरों को इसके बारे में तब तक बता सकें जब तक कि हर व्यक्ति इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल नहीं कर लेता और कुछ इस तरह से सीख नहीं लेता कि इस विषय पर उसकी पकड़ बन जाती? अकाड ने अदब में सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह मैं आपके आदेश का विनम्रता से पालन करने वाला हूँ।
मेरे पास जो भी जानकारी है उसे मैं अपने साथियों की बेहतरी और बादशाह सलामत की शान में इजाफे के लिए उनमें जरूर बांटना चाहूंगा। आपके काबिल चांसलर से गुजारिश है कि वे एक कमरे की व्यवस्था कर दें जिसमें कम से कम 100 लोग बैठ सकते हों और मैं उनको वे सभी 7 उपाय बताऊंगा जिससे मेरा बटुआ भारी भरकम हो पाया। एक समय था जब मेरे पास बेबीलोन में सबसे दुबला बटुआ हुआ करता था। 15 दिनों के बाद बादशाह के आदेश के पालन में चुने हुए 100 लोग तालीम के लिए एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। उसमें बने रंग बिरंगे छल्लों में वे सभी अर्ध गोलाकार बनाते हुए बैठ गए। अकार्ड ने भी सामने एक छोटी गोलाकार मेज पर आसन ग्रहण कर लिया। बगल में एक लैंप जल रहा था जिससे निकलने वाले धुएं से बिल्कुल अलग और अनजानी सी खुशबू निकल रही थी। जैसे ही अकार्ड वहां पहुंचा, एक छात्र कुहनी से अपने बगल वाले साथी को इशारा करते हुए फुसफुसाते हुए बोला, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, वो हम सभी की तरह ही दिख रहा है लेकिन है हमसे अलग। अकार्ड ने शुरू करते हुए कहा, जैसा कि बादशाह सलामत का हुक्म हुआ है, मैं उस विषय के संदर्भ में आप सभी के सामने उनके आदेश का पालन करने के लिए मुखातिब हुआ हूँ, क्योंकि एक दौर था जबकि मैं एक गरीब युवक था जिसकी दिली ख्वाहिश ये थी कि उसके पास काफी सोना हो, और क्योंकि मुझे वो तालीम हासिल हुई जिससे मुझे दौलत हासिल हो सकी, इसलिए उन्होंने मुझे अपना ज्ञान आपसे बांटने के लिए कहा है। मैंने अपनी किस्मत बेहद विनम्र तरीके से शुरू की। मेरे हिस्से में किसी भी तरह की फायदे की स्थिति नहीं थी, जैसा कि पैदा होने के बाद आपने और बेबीलोन के तमाम नागरिकों ने माता पिता से विरासत में पाई होगी। मेरे खजाने का सबसे पहला गोदाम मेरा बटुआ ही था। मैं उसके व्यर्थ खालीपन से नफरत करता था। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती थी कि ये आकार में गोल होना चाहिए और पूरा भरा हुआ होना चाहिए तथा उसमें से सोने की प्यारी आवाज आनी चाहिए। इसलिए मैं अपने दुबले बटुए के लिए हर संभव उपाय की तलाश में जुट गया। मुझे इस क्रम में 7 उपाय मिले। मेरे सामने आप सब जो यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको मैं ऐसे 7 तरीके बताने जा रहा हूँ जो मैं सोने की तलाश करने वाले हर शख्स को सलाह देता हूँ। अगले 7 दिन तक रोज मैं आपको एक उपाय के बारे में बताऊंगा। मैं अब जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ बहस करें, अपने लोगों के बीच इस पर चर्चा भी करिएगा। इन पाठों को बेहद गंभीरता से याद रखिएगा ताकि आप भी अपने बटुए में दौलत के बीज बो सकें। सबसे पहले आप सभी के लिए ये निहायत जरूरी है कि अपनी किस्मत अपने हाथों संवारें, तभी आप योग्य बन सकेंगे और तभी आप इस सच्चाई को दूसरों को भी सिखा पाएंगे। मैं आपको बेहद सरल तरीके से उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे आपका बटुआ मोटा और भारी भरकम होता जाएगा। दौलत हासिल करने की राह में ये पहला कदम है और जिस इंसान ने पहला कदम मजबूती से नहीं रखा वो कभी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। आइए हम पहले उपाय पर गौर करें।